नमस्कार। आप सबका स्वागत है अमोघ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। जो लोग नए जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं इस पहली बार, उन सबका स्वागत है आज पाश्चात्य काव्यशास्त्र की इस क्लास में। आज ये वीडियो पब्लिक है। आज मैंने इस वीडियो को पब्लिश किया है, ठीक है। मतलब जिन लोगों ने बैच ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों के लिए भी ये वीडियो डाली है मैंने भारतीय काव्यशास्त्र की वीडियो भी डाली थी, पब्लिकली डाली थी मैंने पाश्चात्य काव्यशास्त्र की वीडियो भी। ये दोनों वीडियो इसलिए क्योंकि भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में बहुत सारे लोगों को बहुत समस्याएं होती हैं। जब मैं नेट की तैयारी कर रहा था मुझे भी बहुत सारी समस्याएं थी, ठीक है। मतलब यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती थी। मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, तो उनके चलते मुझे लगा कि यार मतलब वीडियो जो है वो पब्लिक कर देनी चाहिए ताकि स्टूडेंट को उसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है, उसका लाभ मिल सके, उसका लाभ उठा सके। तो आप लोग इस वीडियो को प्रॉपर अच्छे तरीके से देखें, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप लोग धैर्य के साथ, शांत चित्त के साथ देखें। ये मेरी गारंटी है, इस वीडियो को देखने के बाद 110%, ठीक है। मैं मतलब बहुत कम बोलता हूँ, गारंटी बहुत कम लेता हूँ, परंतु मैं इस वीडियो के साथ मैंने भारतीय काव्यशास्त्र में भी आपसे बोला था ये बात। मैंने पहले जब सेट की तैयारी, नेट की तैयारी करवाई थी पिछले बार भी, इस मेरे बैच से मतलब 80% रिजल्ट मिला है, ठीक है। 80 से ज़्यादा ही मैं मानता हूँ, ठीक है। इस बार भी मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। जिन बच्चों ने पहले पढ़ा था उन्होंने नेट सेट दोनों पेपर निकाले, नेट भी निकला है लोगों का, सेट भी निकला है लोगों का, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी कर रहे हैं मेरी इस अमोघ एजुकेशन क्लास में, ठीक है। मैं आज भी यही बोलूँगा कि आप लोग भी अगर देखेंगे, आप भी तैयारी करेंगे तो आप भी सफलता प्राप्त करेंगे, ठीक है। वो केवल इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो निकलेगा, पर कुछ चीज़ों में मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे सकता हूँ, मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से आपको प्रॉपर तरीके से मिलती हैं, ठीक है। तो ये काव्यशास्त्र की क्लास है, ठीक है। जिन दिक्कतों का सामना मुझे हुआ उन दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बस ये 100% की प्लस की जो गारंटी है वो इस वीडियो में आपको प्रॉपर मिलेगी। मतलब बशर्ते आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। अंत तक देखना है, अंत तक इस वीडियो में बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है और धैर्य के साथ देखना है कि मैं जहाँ पे बहुत स्पीड में चलूँगा, आपको ये नहीं सोचना है कि सर ने बहुत स्पीड में बता दिया, ये छोड़ दिया, ये तो बता ही नहीं, ये क्यों करवा दिया, ये नहीं करवाना था, ये करवा दिया, ये क्यों करवाया, ये क्यों नहीं करवाया। इस प्रकार की चीज़ों से निश्चिंत रहना है। पूर्ण विश्वास के साथ देखोगे आपको बिल्कुल क्वेश्चन वही मिलेंगे जो मैं आपको यहाँ बताते हुए चलूँगा, ठीक है। नोट्स PDF मैंने ग्रुप में भेज दी है। टेलीग्राम चैनल है अमोघ एजुकेशन, ठीक है, अमोघ एजुकेशन। उस चैनल पे भी मैं ये PDF डाल दूँगा, वहाँ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल अमोघ एजुकेशन, ठीक है। अमोघ एजुकेशन आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अमोघ एजुकेशन पे भी आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। बस आप लोगों से इतना चाहूँगा कि आप ये इस चैनल पे जो लोग जुड़ें तो थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अगर इस प्रकार की वीडियो मिले तो आपके काम आ सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज की इस क्लास को, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, ठीक है। जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, ठीक है। चीज़ें आप समझते हुए चलें, कुछ अगर अलग है तो लिखते हुए चलें, ठीक है। काव्यशास्त्र का मतलब मैंने कल समझाया था आपको पिछली वीडियो में, ठीक है। काव्य का मतलब तुम समझ चुके हैं, जब हम गद्य और पद्य का मतलब हमने समझा था ना। पद्य जो होता है, ठीक है, पद्य का मतलब कविता और काव्य से हमने लिया था, वही आपका काव्य है। शास्त्र का मतलब होता है जिसमें आपके नियम, उपनियम, विधि जिस ग्रंथ में दिए होते हैं उसको हम शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। तो काव्य के बारे में जिसमें नियम, उसके विधि दी हुई हो, ठीक है, उसके उपनियम, सारी चीज़ें जिसमें दी हुई हो जिस ग्रंथ में, उसको हम शास्त्र बोलते हैं। तो इसके बारे में सारे नियम हैं। इसके बारे में काव्य के बारे में तो वो काव्य शास्त्र, किसके बारे में, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है।
जो हमारा पूर्व में है, मतलब पाश्चात्य है, ठीक है, पश्चिम में, ठीक है, वो हमारा है। तो इसमें बहुत सारे लोग आए हैं, प्लेटो आए हैं। मैं प्लूटो बोलता हूँ, मतलब मेरी आदत है ना, मुझे पता गलत बोलता हूँ, पर पता नहीं वो बन गई है, मेरी आदत है ना। तो प्लेटो, अरस्तु हैं, ठीक है, उसके बाद बर्डबस्ट आएंगे, कालरेज आएंगे, टी.एस. एलियट आएंगे, ठीक है, आई.ए. रिचर्ड्स आएंगे। ये बहुत सारे लोग हैं, सबने अपने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। इन सब लोगों के सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करते हुए चलेंगे, इनसे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सब के बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हुए चलेंगे। वो हमारा कल्पना का सिद्धांत हो, चाहे भाषा का सिद्धांत हो, काव्य भाषा का सिद्धांत हो, चाहे विरेचन का सिद्धांत हो, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हुए चलेंगे आगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपनी इस क्लास को, ठीक है। सबसे पहले हमारे आते हैं प्लेटो, ठीक है। सबसे पहले हमारे हैं प्लेटो और उनका काव्य सिद्धांत कि प्लेटो क्या कहते हैं, ठीक है। प्लेटो यूनान के दार्शनिक हैं, 427 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व, ठीक है। इनका जो समय था वो था, ठीक है, एथेंस। इनके जो मेन जो सुकरात हैं, इनके सुकरात इनके गुरु थे, ठीक है। ये एक क्रम चलता है, ठीक है। सुकरात है, फिर प्लेटो है, फिर अरस्तु आएंगे, ठीक है, फिर सिकंदर आएंगे, ठीक है। इनका क्रम चलता है, ठीक है। मतलब सुकरात जो है, ठीक है, सुकरात के बाद कौन आ गए हैं, प्लेटो आएंगे, ठीक है। ये प्लेटो पी आएगा, फिर कौन आएंगे, अरस्तु आएगा, ठीक है, ए आएगा, और फिर सिकंदर आएगा, ठीक है। फिर कौन आएंगे, सिकंदर, तो फिर S.P.A.S, ठीक है। कौन हो गए, S.P.A.S, ठीक है। ये इनका गुरु और शिष्य का क्रम है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एथेंस में इन्होंने एक विद्यालय स्थापित किया था, अंतिम समय तक वहीं अध्यापन किया है। अरस्तु भी प्लेटो का शिष्य है, ठीक है, वो यहीं इसमें था, ठीक है। प्लेटो की रचना जो है इंपॉर्टेंट है, दी रिपब्लिक इनकी रचना है, दी स्टेटमेंट इनकी रचना है, और दी लाज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। प्लेटो के साहित्य विचार जो है उनकी दार्शनिक एवं राजनीतिक सिद्धांतों से प्रभावित रहे हैं, ठीक है। प्लेटो के समय तक कवि को समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त था, वे उपदेशक, मार्गदर्शक, संस्कृति का संरक्षक माना जाता था। होमर प्लेटो का समकालीन ऐसा ही कवि था। यद्यपि होमर के प्रति प्लेटो का आदर भाव रखता था, किंतु वह उसके कवि कर्म को हे दृष्टि से देखता था। अब ये इन सबसे अपने को ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, होमर को याद रखो, होमर इनके समय का कवि रहा है। अपन इसकी मेन बात करते हैं कि इनके जो विचार थे ना, ये विचार क्या था, इसका जो विचार था ना कि प्लेटो का काव्य के संबंध में जो विचार समझते हैं ना, तो प्लेटो मेन उपयोगितावाद वाला विचार रखता है, और ये जो है ना आदर्श राज्य की स्थापना की बात करता है। प्लेटो जो है वो आदर्श राज्य की स्थापना की बात करता है, और ये आदर्श राज्य के लिए बात क्या करता है, ठीक है, ये आदर्श राज्य के लिए बात करता है कि जो कवि है ना, कवि को ये आदर्श राज्य के लिए घातक मानता है, ठीक है। आदर्श राज्य जो है इसकी मूल जो धारणा थी, ये मानता है कि आदर्श राज्य की स्थापना होनी है, और उस आदर्श राज्य में कवि जो है वो सही नहीं है ना। वो क्यों सही नहीं है, उसका भी एक कारण देता है ये, है ना। उसका कारण क्या देता है, ये देता है कि ये सत्य से 4 गुना दूर है ना, 4 गुना सत्य से दूर है, 3 गुना दूर है। वो क्यों बोलता है कि सत्य जो है जो क्या है, वो क्या बोल रहे हैं कि जो प्रकृति जो है, प्रकृति की अनुकृति मानता है, ठीक है। साहित्य मतलब एक तो अनुकृति सत्य जो है, ईश्वर की अनुकृति प्रकृति है, और फिर प्रकृति की अनुकृति क्या कर रहा है, उसकी अनुकृति करता है, ठीक है। तो इस प्रकार वो सत्य को क्या बता देगा, हम कवि को क्या बता रहा है, जो कविता है मतलब जो काव्य है वो सत्य से 4 गुना दूर बताता है, ठीक है। उसको हम आगे स्पष्ट रूप से समझेंगे किस प्रकार है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, साहित्य के मतलब वो साहित्य के महत्व को सीमा तक स्वीकार करता है, जहां तक वो गणराज्य के नागरिकों में सत्य, न्याय और सदाचार की भावना को प्रतिष्ठित करने में सहायक हो। मतलब ये उपयोगितावाद जो आनंद नीचे देखो क्या बोल रहा है कि साहित्य को कब तक स्वीकार कर रहा है ये, जब तक कि उसमें सत्य, न्याय और सदाचार की भावना को प्रतिष्ठित करता हो। मतलब साहित्य तब तक ही इम्पोर्टेंट है जब तक कि वो सत्य को, न्याय को और सदाचार की भावना को गणराज्य के नागरिकों में, मतलब राज्य के नागरिकों में जब तक ये 3 भावनाओं को प्रतिष्ठित नहीं कर देता, तब तक ही साहित्य महत्वपूर्ण है। इसके अलावा साहित्य का कोई मतलब नहीं है। कला और साहित्य की कसौटी के लिए आनंद और सौंदर्य ना होकर उपयोगितावाद को ही वो महत्वपूर्ण मानता है। मतलब उपयोगिता होनी चाहिए साहित्य की, तो साहित्य महत्वपूर्ण है, ठीक है। वह कहता है कि ये गोबर से भरी हुई टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह कोई उपयोग रखती हो, अन्यथा एक स्वर्ण जनित मतलब स्वर्णजित चमचमाती हुई ढाल भी असुंदर है।
यदि उसका कोई उपयोग ना हो और वो महत्वहीन हो। ठीक है, मतलब वो बोल रहा है कि एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी महत्वपूर्ण है, सुंदर है वो, अगर उसका कोई उपयोग है। और एक स्वर्ण से भरी हुई, मतलब स्वर्ण जनित या स्वर्ण से सजी हुई टोकरी, चमचमाती हुई ढाल, वो भी कोई मतलब की नहीं है अगर वो महत्वहीन है। ठीक है, ये उसका मेन काम है, मतलब इसलिए वो क्या बोल रहा है कि जब इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो उसी दृष्टि से वो साहित्य को भी देख रहा है। ठीक है, दुर्भाग्य से उस समय का यूनानी साहित्य काम उत्तेजक एवं भावोद्वेलक प्रधान तथा सामाजिक हित की दृष्टि से उसका कोई उपयोग नहीं था। परिणामतः प्लेटो ने साहित्य के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए उसकी जो है वो अपेक्षा किए हैं। ठीक है, मतलब इसलिए उसने क्या कहा है कि साहित्य जो है भैया कोई उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, इस दृष्टि से उसने साहित्य को क्या माना है, हे दृष्टि से देखा है। ठीक है, प्लेटो ने जो मत रखा है, उसने कहा काव्य क्या है, मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति है। ठीक है, मतलब जगत एक तो खुद मिथ्या है। ठीक है, और उस मिथ्या की एक अनुकृति हो गई मिथ्या, और उसकी मिथ्या अनुकृति काव्य हो गया। ठीक है, इसलिए काव्य क्या हो गया, भ्रामक है, क्योंकि अनुकरण कभी पूर्ण रूप से संभव नहीं हो सकता। मतलब हम किसी चीज को कॉपी करेंगे तो उसको भी हम पूर्ण रूप से कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब हम किसी चीज की अनुकृति बना रहे हैं तो हम उसको प्रॉपर वैसी की वैसी नहीं बना सकते। ठीक है, उसको हम पैसा का पैसा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम नकल भी कर रहे हैं तो हम नकल की भी नकल वैसी की वैसी नहीं कर सकते हैं। इसलिए वह सत्य से कैसा हो गया, 2 गुना दूर। अब ये 2 गुना कहीं मिलेगा, कहीं 3 गुना दूर आपको मिलता है। ठीक है, 2 गुना कहीं कहीं किसी बुक में आपको इसको सत्य से 3 गुना दूर, 4 गुना दूर आपको मिलता है। ठीक है, 2 या 3 गुना दूर आपको मिलेगा, सत्य से इन्होंने बताया है। ठीक है, मतलब मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति मिलेगा आपको। ठीक है, तो प्लूटो की मान्यता इस प्रकार है। ठीक है, तो आप ये याद रखना, एक इनका उपयोगितावाद सिद्धांत ने देखिए भैया, आप उपयोगितावाद के उपयोगितावाद के पहले उसमें तोला है इन्होंने। ठीक है भैया, क्यों माना है, क्योंकि साहित्य इन्होंने माना है कि उसका कोई उपयोग नहीं है ना। मतलब उन्होंने क्या उदाहरण दिया है, टोकरी का उदाहरण दिया कि नहीं दिया, गोबर वाली उसका, है ना, कि मतलब गोबर से भरी टोकरी भी सुंदर है ना, अगर उसका कोई उपयोग है। और क्या है, स्वर्ण जनित, है ना, या स्वर्ण से सजी हुई, वो भी कोई उपयोगी नहीं है अगर उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने कहा कि प्लूटो मानते हैं कवि को मनोरंजन प्रधान और अस्वस्थ मनोवेगों को उत्पन्न करने वाली कविताएं नहीं लिखनी चाहिए। मतलब मनोरंजन से प्रधान और अस्वस्थ मनोवेगों को उत्पन्न करने वाली कविता नहीं लिखनी चाहिए। बच्चे जिन कथा कहानियों को सर्वप्रथम सुने वे उदात्त विचारों वाली हो, सामाजिक उपादेयता मतलब सामाजिक उपादेयताएं की हो, नैतिकता से हीन कविताओं का समर्थन प्लूटो नहीं करता है। काव्यों को नैतिकता उपयोगिता के मानदंड से परखने का पक्षपाती था, मतलब उसमें उपयोगिता हो, नैतिकता हो, इन सबको वो परखता है, तब उसको काव्य को मानता है। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें अपन अब इससे अपने को ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इसको छोड़ दो। ठीक है, अब हम इसकी समीक्षा देख लेते हैं। ठीक है, क्या समीक्षा होती है कि प्लूटो जो था उसने अपनी आदर्शवादिता के कारण कविता का पूर्ण बहिष्कार कर दिया, किंतु यह भी उल्लेखनीय है कि उसकी दृष्टिकोण एकांकी था। वस्तुतः वह काव्य मीमांसक ना होकर दार्शनिक एवं राजनीतिज्ञ था। ठीक है, मतलब वो काव्य का मीमांसक नहीं था, वो केवल दार्शनिक था और राजनीतिज्ञ था। उसका लक्ष्य क्या था, केवल आदर्श गणराज्य की प्रतिष्ठा करना था। ऐसी स्थिति में कविता का अपमान यदि इसके द्वारा हुआ है तो इसका कोई आश्चर्य नहीं है। प्लेटो का चिंतन दूषित एवं पूर्वाग्रह से युक्त था। केवल उपयोगितावाद को महत्व देना पशु धर्म है। मानव पशु नहीं है, अतः वह उपयोगिता के अतिरिक्त सौंदर्य बोध एवं आनंद को महत्व देता है। ठीक है, मतलब उसने क्या दिया, केवल उपयोगितावाद को महत्व दिया है, इसलिए उसने काव्य की क्या की है, काव्य की बहुत ज्यादा आलोचना कर दी है। ठीक है, ललित कलाओं का स्थान निश्चित ही उपयोगी कलाओं से ऊंचा होता है, अतः कवि को मोची से तुच्छ मानना प्लूटो की विवेकहीनता ही है ना। उसने कवि को किससे तुच्छ मान लिया, मोची से भी तुच्छ उसने कवि को माना है ना। उसने कहा भैया कवि को कोई मतलब नहीं है, कवि का कोई क्या है, कवि का कोई औचित्य नहीं है, उससे ज्यादा महत्व तो मोची का है, कम से कम जूते तो बना रहा है वो। ठीक है, तो उस प्रकार उन्होंने उस मोची से भी ज्यादा बना दिया। कविता मनोरंजन के साथ साथ जो नैतिक संदेश देती है वह किसी से छिपा नहीं है, काव्य के सत्यम शिवम सुंदरम से समन्वित होता है, अतः कविता हर समाज में सदा से और सदा रहेगी। हाँ, जानवरों को इसकी जरूरत नहीं है। प्लूटो के मत का सार इस प्रकार है। अब ये छोड़ दो, कविता
जगत की अनुकृति है, जगत स्वयं अनुकृति है, तथा कविता सत्य से 2 गुना दूर है। कविता भावों का उद्वेलन है, हर कवि को कुमारगामी बनाती है। कविता अनुपयोगी है, कवि का महत्व एक मोची से कम है। ये कवि मतलब ये प्लूटो के मार्ग का प्लूटो ने जो अपना मत दिया है कविता के बारे में वो ये है। एक बार शॉर्टकट में पढ़ लेना, इससे कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये छोड़ो, कविता ऐसा प्रतीत होता है कि प्लूटो कविता के प्रति असहिष्णु था। ये अपन पढ़ के आ चुके हैं। वास्तव में मैं दार्शनिक एवं राजनीतिक अध्यक्ष था, कविता के प्रति न्याय नहीं कर सका था। यही कारण है कि उसकी मान्यता को खंडन करके उसके ही शिष्य अरस्तु ने काव्य कला को सर्वोच्च स्थान प्रदान कर दिया। बाद में जब अरस्तु आया ना तो उसी ने क्या कर दिया, उसने अपने गुरुजी को ही गलत सिद्ध कर दिया। अब हम अपना अरस्तु पढ़ेंगे ना अब भी जस्ट इनकी बात, तो अपन को लगता है कि हाँ भाई सही है। उनने अपने ही गुरुजी के सिद्धांतों को गलत सिद्ध कर दिया। उनने अपने गुरुजी के सिद्धांतों को गलत सिद्ध किया कि हाँ गुरुजी थोड़े से खिसक गए थे दिमाग से, इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। ये हो गए अपने प्लेटो। अब आता है कौन, अरस्तु, ठीक है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, ठीक है। अरस्तु का समय काल जो 384-322 ईस्वी पूर्व रहा। प्रसिद्ध यूनानी प्लेटो के शिष्य, अभी अपन पढ़ के ही आए, सिकंदर के गुरु थे। अभी मैंने आपको बता ही दिया। अरस्तु के पिता फिलिप के राजवेद थे। अरस्तु प्लेटो के योग्य शिष्य, पढ़ लिया अपन, ऊपर पढ़ कह चुके, ठीक है। स्वयं प्लेटो ने अरस्तु के प्रतिभा से प्रभावित होकर कहा था कि मेरे विद्यापीठ के 2 भाग हैं, एक है शरीर और दूसरा मस्तिष्क। मेरे अन्य सभी छात्र शरीर हैं और अरस्तु क्या है, मस्तिष्क है। अरस्तु से इतने ज़्यादा प्रभावित थे प्लेटो कि उनने उनको क्या माना था, मस्तिष्क माना था। पूरे जितने शिष्य थे वो सबके सब शरीर थे और अरस्तु केवल क्या थे, मस्तिष्क थे, ठीक है। अरस्तु ने भाई साहब नाटक संबंधी विचार सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। यूनान की प्रगति के पीछे अरस्तु और उनके ज्ञान का बड़ा योगदान था। अरस्तु का दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, काव्य शास्त्र, भाषण शास्त्र पर पूरा अधिकार था। उन्होंने लगभग 400 ग्रंथ की रचना की थी। उनके 2 ग्रंथ साहित्य शास्त्र पर भी लिखे थे, काव्य शास्त्र या पोइटिक्स तथा भाषा शास्त्र या रिटोरिक्स। पोइटिक्स का यूनानी नाम पेरिपोइतिकेस था, ठीक है। ये ग्रंथ है इनका पोइटिक्स, इसी का नाम क्या है, पेरिपोइतिकेस, ठीक है। ये नाम याद रखना है, ठीक है। पोइटिक ये पेरिपोइतिकेस, ये नीचे भी अपने को मिलेंगे एक साथ, टेंशन मत लो। अरस्तु से पूर्व प्लूटो ने अनुकरण का सिद्धांत की विवेचना की, लेकिन अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से भिन्न है। प्लूटो ने काव्यों का अनुकरण बताया है, परंतु अरस्तु ने अनुकरण दृश्य जगत वस्तु की स्थूल अनुकृति नहीं है। अरस्तु का मानना है कि कवि अपनी रचना में दृश्य का ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं करता, कवि उन्हें बेहतर बना देता है या निम्नतर, ठीक है। कवि की दृष्टि में अनुकरण मात्र आकृति और स्वर का नहीं होता है, वह आंतरिक भाव और वृत्तियों का भी किया जाता है। अरस्तु ने अनुकरण शब्द का इस प्रकार प्रयोग किया है, इसका वर्णन अन्य विद्वानों ने अपने अपने ढंग से किया है, ठीक है। अपन नीचे इसका विवरण अच्छे से पढ़ते। देखो प्रोफेसर बुचर कह रहे हैं कि अरस्तु के द्वारा प्रयुक्त अनुकरण का अर्थ सादृश्य विधान द्वारा मूल वस्तु का पुनर्व्याख्यान, ठीक है। जो सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान, सादृश्य जो दिख रहा है उसके द्वारा जो मूल वस्तु का पुनराख्यान, जो मूल वस्तु है जो आपकी मूल है उसका पुनराख्यान, उसका दोबारा फिर से व्याख्यान कर रहे हैं, ठीक है। प्रोफेसर मोरे कह रहे हैं कि अनुकरण अर्थ सर्जना का अभाव नहीं है, अपितु पुनर्सर्जना है। अनुकरण जो अर्थ सर्जना उसका अभाव नहीं है, उसकी कमी नहीं है, ठीक है, जो प्लेटो कह रहे थे। अपितु दूसरी बार फिर से सर्जना हो रही है, उसकी दूसरी बार फिर से दोबारा सर्जना की जा रही है। अरस्तु ने अनुकरण को प्रतिकृति नहीं माना है, अतः उसे पुनः सृजन या पुनर्निर्माण माना। उसने कहा कि भैया प्रतिकृति नहीं है, जो कि उसके गुरुजी कह रहे थे कि वो नकल है। उनने कहा था कि प्रकृति की मिथ्या अनुकृति है। उनने कहा कि प्रतिकृति नहीं है, पुनः सृजन है, वो पुनः निर्माण हो रहा है। उनकी दृष्टि में अनुकरण हुबहू नकल नहीं है, एक पुनः सृजन की क्रिया है। इसमें संवेदना व आदर्शों का मेल है। इन्हीं के द्वारा कवि अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करता है। ये बोल रहे हैं भैया जो चीज़ छूट गई थी, ठीक है, जो चीज़ छूट गई थी
उसको फिर से कंप्लीट करता है कभी, है ना। अब अपन आगे देखेंगे, है ना, आगे मतलब आगे 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, उसके द्वारा अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे, वो आपको बिल्कुल एकदम स्पष्टता समझ में आ जाएंगी, है ना, कि जैसी भी थी, जैसी भी है, जैसी भी होनी चाहिए। यहाँ से अपन देखो क्लियर समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ से आपको क्लियर समझ में आएगी। ये कह रहे 3 प्रकार की वस्तुओं का अनुकरण होना माना जाता है, ठीक है। जैसी भी थी है, ठीक है, जैसी भी थी या है, जैसी भी कही या समझी जाती है, और जैसी भी होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, कभी अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करता है, और 3 प्रकार की वस्तुओं में से किसी एक का अनुकरण होना माना है, ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं कि जैसी भी थी या है, ठीक है, कोई भी वस्तु जैसी या तो थी या है वर्तमान में, जैसी भी कही या समझी जाती है, ठीक है, मतलब कोई चीज जैसी कही गई है या समझी जा रही है, ठीक है। और जैसी वो होनी चाहिए, आदर्श, ठीक है। अब जैसी होनी चाहिए मतलब आदर्श, भाई अपन क्या बोल रहे हैं, जैसी कोई चीज होनी चाहिए। देखो अपन आप बोल रहे हैं कि जैसी भी थी, या तो हम भूतकाल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, भूतकाल की, जैसी भी थी, ठीक है, या फिर वर्तमान में आ गए, है ना, वर्तमान में आ गए, कहाँ आ गए हम, वर्तमान में जैसी भी थी या फिर वर्तमान में भी हैं, ठीक है। जैसी भी कही या समझी जाती है, ठीक है, जैसी हमने या कह दी या समझ ली, ठीक है, या फिर आदर्श रूप की बात कर रहे हैं कि यार ऐसी होनी चाहिए, है ना, या फिर हम ये बोलते हैं कि यार एक काम करो यार ऐसी होनी चाहिए, है ना। फिर हम क्या बात करते हैं, और श्रेष्ठ बात करते हैं, कौन सी वाली, अपूर्णता को पूर्णता वाली, कि नहीं यार एक काम करो, इसको ऐसा कर दो यार, अगर हम ऐसा कर देना तो मजा आ जाए, ठीक है। फिर हम क्या बोलते हैं कि अगर ऐसी हो जाए ना यार तो मजा आ जाए, ठीक है, अगर ऐसी कर दें तो मजा आ जाए। देखो इन्हीं को क्या कर रहे हैं, प्रतीयमान, संभाव और आदर्श, ठीक है। प्रतीयमान, ठीक है, मतलब प्रतीयमान कर दो, संभाव मतलब ऐसा हो सकता है ना, समझी, है ना, या मानी जाए, कही जाए, या समझ रहे हैं, संभाव्य है वो, और होनी चाहिए मतलब आदर्श, यार ऐसी हो जाए तो मजा आ जाए, समझ गए। ये बात कर रहे हैं अरस्तु। अब देखो प्लेटो से कितने अलग हो गए वो। प्लेटो भाई साहब क्या कह रहे थे, अरे यार प्लेटो क्या कह रहे थे कि भैया नकल है, क्या कह रहे थे, और नकल भी कैसी नकल, नकल भी कह रहे हैं, नकल की नकल, है ना। प्लेटो इतना गिरा हुआ मान रहे हैं, प्लेटो कह रहा है भाई साहब नकल की नकल है, नकल को भी क्या मान रहा है, नकल की नकल है, नकल भी ऐसी नकल नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है नकल की नकल है के, है ना। और ये क्या बता रहे भैया, नकल नहीं है, नकल नहीं है, बोल रहे नकल नहीं है, वो ऐसी वो है, बोल रहे कि इसको हम अपूर्णता को पूर्ण कर रहे हैं, और उसको भी इतने सही तरीके से कर रहे हैं कि उसमें अगर कोई कमी है ना तो उसको भी हम पूरी कर दे रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अरस्तु ने स्वयं कहा है कि सामान्यतः कला उनको पूर्ण करती है जिन्हें प्रकृति भी नहीं कर सकती है। अब सोच लो तुम, ये बोले कला उनको भी पूर्ण कर देती जिन्हें प्रकृति भी पूर्ण नहीं कर पाती, अर्थात प्रकृति के अनेक दोष और अभाव भी अनुकृति की प्रक्रिया से कला द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। मतलब प्रकृति जिनको छोड़ देती है ना, वो भी अनुकृति के द्वारा प्रक्रिया और कला के द्वारा पूरे कर दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा चांद को हमने खूबसूरत बनाया, भाई साहब चांद में दाग था, चांद में दाग था, चांद को हमने खूबसूरत बनाया, चांद को हमने खूबसूरत बनाया, है ना, हम कवियों ने खूबसूरत बनाया, चांद की तारीफ हो रही है, हो रही कि नहीं। तुम्हें क्या लगता है, कोयल मीठा गाती, मतलब कोयल पता था क्या कोयल को मीठा गाना इतना, मतलब इतनी प्रसिद्ध हो जाती क्या कोयल, कोयल इतनी प्रसिद्ध हो जाती क्या, कोयल को इतनी प्रसिद्धि मिल जाती क्या, क्या लगता है तुम्हें, कोयल को इतनी प्रसिद्धि मिल जाती क्या, है मिल जाती क्या, चातक और चकोर इतने प्रसिद्ध हो जाते क्या, हैं, कालिदास नहीं होता, हैं, हो जाते क्या, हो जाते क्या, नहीं होते, कवियों ने, है ना, किया है ना। तो वो यही तो बता रहे हैं, कला के द्वारा ही हुआ है सब कुछ, प्रकृति ने जिनको छोड़ दिया ना अधूरा, उनको भी कला ने पूरा कर दिया है। तो वो ये अरस्तु बता रहे हैं कि गुरुजी के दिमाग से ना, गुरुजी थोड़े सठिया गए थे, गुरुजी राजनीतिज्ञ और दार्शनिक ज्यादा हो गए थे, थोड़ा सठिया गए थे, दिमाग थोड़ा ना स्थायी नहीं था गुरुजी का, इस चक्कर में थोड़े पगला गए थे वो, तो इस चक्कर में ऐसा हो गया था, ठीक है।
फिर अवरक्राम भी भाई साहब थोड़ा कह रहे हैं कि अरस्तु के तर्क को इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं कि कविता प्रकृति का केवल दर्पण होती है, तो वे हमें उससे कुछ अधिक नहीं दे सकती जो प्रकृति देती है। पर तथ्य है कि कविता का आस्वादन इसलिए करते हैं क्योंकि वे हमें वह भी प्रदान करते हैं जो प्रकृति नहीं दे सकती। वही वाली बात ऊपर की ने स्पष्ट कर दी। अतः अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के निम्न बिंदु हो सकते हैं। कविता जगत की अनुकृति है तथा अनुकरण प्रकृति की मूल प्रवृत्ति है। सिंपल सी बात है। अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। बालक अपने से बड़ों की क्रियाएं देखकर तथा उनका अनुकरण करके ही सीखता है। ये सिंपल बात, ये सही बात बता रहा है अरस्तु। प्लेटो तो ऐसे ही थे। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। हम अनुकृत वस्तु से हमें मूल का सादृश्य होता है, आनंद प्राप्त करते हैं। अनुकरण के माध्यम से भयमूलक या त्रासदमूलक वस्तु को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है। काव्य कला सर्वोत्तम अनुकरणात्मक कला है तथा अन्य सभी ललित कलाओं एवं उपयोगी कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई बाकी कलाएं जो हैं उससे सर्वोच्च कला जो है वो काव्य कला है। ठीक है। नाट्य काव्य कला का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप है। जो नाट्य काव्य कला है वो सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट है। अरस्तु ने काव्य की समीक्षा स्वतंत्र रूप से की है, प्लूटो की भांति दर्शन और राजनीति के चश्मे से नहीं देखा है। ठीक है। अब इनकी समीक्षा, यद्यपि प्लूटो की अनुकरण की सिद्धांतों को नवीन रूप से प्रस्तुत किया परंतु उनके सिद्धांतों में कुछ कमियां थी जिनको अरस्तु ने पूरा किया है। अरस्तु ने कवि की निर्माण क्षमता अर्थात सृजन क्षमता पर जो बल दिया है परंतु जीवन के विभिन्न अनुभवों से निर्मित कवि की अंतश्चेतना को महत्व प्रदान नहीं किया है। अरस्तु द्वारा अपनाए गए मिमेसियम शब्द की अर्थ परिधि में पुनर्जन्म, कल्पनात्मक पुनर्निर्माण आदि अर्थों का अंतर्भाव नहीं हो सकता। अरस्तु ने आंतरिक अनुभूतियों के भी अनुकरण की बात की है। अनुकरण के सिद्धांत विरोध क्रोचे के सहानुभूति सिद्धांत से भी है क्योंकि क्रोचे ने माने कला मूल रूप से कलाकारों के मन में घटित होती है और वह सहजानुभूति है, जबकि अरस्तु के अनुसार वह कल्पनातीत है। ये सब ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। समीक्षा से कोई वो नहीं बन रहा। अपना मेन सिद्धांत समझने का था, अपन ने देख लिया। अरस्तु के एक त्रासदी विवेचन और आता है, आपका पाठ्यक्रम में है, एक बार देख लो। ट्रेजेडी का मतलब होता है, इसकी उत्पत्ति है यूनानी शब्द से हुई है। यूनानी शब्द के गोड़ियाँ से मानी जाती है। ये दो शब्द ट्रगोस बलि पशु और ओढ़ मतलब गीत से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बलि पशु का गीत। ठीक है। अजा गीत यूनानी अर्थ मनुष्य एवं अर्ध अजा मतलब बकरी। इसके समान दिखाई देने वाले वन देवता की पोशाक पहनकर गाते बजाते और एक दूसरे की नकल करते चलते हैं, यही ट्रेजेडी का मूल है। हिंदी में इसके लिए त्रासदी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें बस इतना ही पूछा जाता है कि जो ट्रेजेडी शब्द है वो कहाँ से बना है, तो यूनानी शब्द के उससे बना है, यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है। ट्रगोस बलि पशु और ओढ़ मतलब गीत। ठीक है। सिंपल सा है। अर्ध अजा मतलब बकरी, इतना याद रखो बस आप, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। अरस्तु क्या बोल रहे हैं कि त्रासदी मतलब किसी गंभीर स्वतःपूर्ण निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है जिसका माध्यम काव्य नाटक के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न रूप से प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों से अलंकृत भाषा होती है। ठीक है। मतलब गंभीर और स्वतःपूर्ण निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है। ठीक है। इसका माध्यम क्या होती है, काव्य नाटक होता है जिसके विभिन्न भाग में क्या होता है, विभिन्न रूप से प्रयुक्त सभी आवरणों से अलंकृत भाषा होती है जो समाख्यान रूप से ना होकर कार्य व्यापार के रूप में होती है। कैसी भाषा, जो समाख्यान रूप में नहीं होती है, कार्य व्यापार के रूप में होती है, जिसमें तथा मास के उद्वेग द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता है। ठीक है। विरेचन करते हैं। ठीक है। विरेचन भी आएगा अपने आगे। ठीक है। विरेचन भी आएगा। ठीक है। त्रासदी क्या है, कार्य की अनुकृति का नाम त्रासदी है। यह कार्य गंभीर स्वतःपूर्ण होता है और इसका निश्चित आयाम होता है। ठीक है। इस कार्य का वर्जन नहीं होता है बल्कि प्रदर्शन होता है। भाषा, लय, गीत, छंद आदि विभूषित होते हैं। त्रासदी अर्थात ट्रेजेडी का उद्देश्य त्रास करुणा के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का विरेचन होता है। मतलब त्रासदी क्यों होती है, ताकि मनोविकारों का विरेचन किया जा सके। ठीक है। अनुकीर्तन छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है। कार्य व्यापार छोड़ दो, गंभीर छोड़ दो, विरेचन। ठीक है। विरेचन का मतलब क्या होता है, विरेचन मतलब कैथारसिस। ठीक है। विरेचन मतलब खत्म करना किसी चीज़ का। ठीक है। विरेचन का मतलब क्या करना, खत्म करना। जैसे अपन विरेचन करते हैं ना, मिटाते हैं,
रबर से मिटाते हैं, ठीक है, रबर से जो चीज़ मिटाते हैं ना, विरेचन करना, उसका मतलब होता है विरेचन करना किसी चीज़ का, ठीक है। व्याख्या अपेक्षा करता है शब्द का प्रयोग असंतुलित भावों के शमन से। शमन का मतलब भी वही होता है, शमन मतलब मिटाना, विरेचन किया जाता है। प्लेटो के अपेक्षाकर्ताओं के प्रश्न का उत्तर देते हुए अरस्तु ने कहा कि कवि या नाटककार भावों का पोषण न करके उन्हें उद्दीप्त करते हैं, इसके बाद उन्हें संशोधित तो परिष्कृत करते हैं, ठीक है। त्रासदी के तत्व क्या क्या हैं, ठीक है। त्रासदी के तत्व आप याद रखो, बस 6 तत्व हैं, ये प्रश्न बन सकता है। तत्व 6 हैं। कथानक होता है, विचार होता है, चरित्र चित्रण होता है, दृश्य योजना होती है, पद विन्यास होता है और संगीत योजना। पहला तो कथानक होगा, ठीक है, जिस पे कोई चीज़ लिखी जाएगी, फिर एक विचार आएगा, फिर चरित्रों का चित्रण होगा, फिर दृश्य योजना होगी, फिर पद विन्यास होगा और फिर संगीत योजना होगी, ठीक है। विरेचन, अब देखो यहाँ आएगा आपका प्रॉपर, ठीक है, विरेचन का सिद्धांत क्या है, ठीक है। विरेचन ये मेडिकल साइंस का शब्द है, ठीक है, औषधि शास्त्र का शब्द है। इसका मतलब होता है मिटाना, खत्म करना, जो अपने दुर्गुण हैं उनको खत्म करने का मतलब होता है विरेचन, ठीक है। अरिस्टो द्वारा प्रस्तावित जो है विरेचन का सिद्धांत जो है वो कैथासिस का अनुकरण का सिद्धांत, ठीक है। प्लेटो ने काव्य कला को आदर्श राज्य के लिए अनुपयोगी बताया है। अरस्तु ने प्लेटो के सिद्धांत को निरूपित किया। इस तरह अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत के द्वारा काव्य उद्देश्य एवं प्रभाव को समुचित प्रतिष्ठा करते हुए, छोड़ो काम की बात करो, देखो इन्होंने कहा है, क्या कहा है, विरेचन पद्धति के द्वारा मानव मन का परिष्कार करते हैं, जैसे विरेचन से शरीर की शुद्धि होती है, ठीक है। कैसे होती है शरीर की शुद्धि? यूनानी की चिकित्सा पद्धति में विरेचन अर्थात कैथोरस की चर्चा की गई है। विरेचन का अर्थ होता है विचारों का निष्कासन या शुद्धि। मैं आपको बता रहा हूँ, शुद्धि करना, निष्कासन करना, ये मूलतः चिकित्सा शास्त्र का शब्द है, ठीक है। इस शब्द का साहित्य पर लागू करने का श्रेय अरस्तु को ही जाता है ना। प्लेटो ने कला और काव्य का आपेक्ष लगाया था कि इनसे हमारी दूषित वासनाएं एवं मनोवृत्तियां उत्तेजित एवं पुष्ट होती है। संभवतः इसी का खंडन करने के लिए अरस्तु ने इसे प्रतिपादित किया, ठीक है। कला और साहित्य द्वारा हमारे दूषित मनोविकारों का उचित रूप से विरेचन हो जाता है, अतः समाज के लिए हानिकारक नहीं है। जो प्लेटो कह रहे थे कि भाई साहब इनसे हमारे मन और विकार क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, मतलब जो उल्टी बात बोल रहे थे, जो हमारी वासनाएं और वृत्तियां उत्तेजित हो रही है, उसके लिए इन्होंने इसी का खंडन करने के लिए अरस्तु क्या कह रहे हैं, अरस्तु कह रहे हैं नहीं भैया, इससे हमारे विकारों का क्या हो रहा है, विरेचन हो रहा है, हमारे विकार उल्टे खत्म हो रहे हैं। जब आप काव्य पढ़ोगे ना तो आपके विचार, मतलब आपके जो विकार है ना, वो विकार खत्म हो जाएंगे। तो ये हानिकारक नहीं है, ये काव्य जो है आपके लिए लाभदायक है। आपके विकारों का दमन हो जाएगा, आपके विकार खत्म हो जाएंगे, आपके विकारों का विरेचन हो जाएगा। तो मनोविकारों का उचित विरेचन हो जाता है किससे, आपके काव्य से, ठीक है। तो जो आपके मन में भय है, करुणा है, जो आपके मन में जो दुर्गुण हैं, उनका सबका क्या हो जाएगा, विरेचन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब के सब किसके हैं, आपके अरस्तु के, ठीक है। अब आपके ये बहुत सारे आपके उसमें बता दिए हैं, ठीक है। अरस्तु के परिवर्ती विद्वानों ने विरेचन की व्याख्या की है, 3 प्रकार के विरेचन बताए उन्होंने, ठीक है। तो धर्मपरक विरेचन बताए हैं, ठीक है, जिससे धर्मपरक विरेचन का अर्थ होता है वहाँ विचारों की उत्तेजना और उनके विरेचन द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है, ठीक है। फिर नीतिपरक विरेचन बताए हैं, जिससे मनोविकारों की शुद्धि होती है, ठीक है। कलापरक विरेचन बताएं, जिनसे मानसिक और कलाजन्य आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है। बस इतना अंदर नहीं जाना। गणपति चंद्र गुप्त जी कह रहे हैं कि विरेचन एक अपूर्ण सिद्धांत है जो केवल दुखांत रचनाओं ट्रेजिडी पर ही लागू होता है, किंतु अरस्तु के सिद्धांतों की व्याख्या करने वाले इसे परिपूर्ण सिद्धांत के रूप में ग्रहण करते हैं और व्याख्या करते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा अपने को मतलब नहीं रखना। विरेचन सिद्धांत की तुलना भारतीय आचार्य अभिनव गुप्त के अभिव्यंजनावाद से की जा सकती है, क्योंकि दोनों ही आचार्य काव्यानंद या रसास्वादन के मूल में वासनाओं के विरेचन या उनकी अभिव्यक्ति की बात स्वीकार करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र केवल अभावात्मक पक्ष को स्वीकार करते हैं। तक विद्वानों में विरेचन की कलापरक व्याख्या के संदर्भ में मतभेद है। निष्कर्षतः विरेचन के सिद्धांत
अरस्तु द्वारा प्रतिपादित महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें दुखांत नाटक की मीमांसा को पर्याप्त प्रभावित किया गया है। क्लियर है, खत्म, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, तो अरस्तु का हमने विरेचन सिद्धांत पढ़ लिया है। ठीक है, क्लियर है। और त्रासदी पढ़ लिया। ठीक है, त्रासदी हमने पढ़ लिया है। और क्या पढ़ लिया? विरेचन। ठीक है, तो विरेचन से अगर पूछेगा तो विरेचन एक चिकित्सा शास्त्र का शब्द है। ठीक है, जिससे हमारा क्या हो रहा है? मनोविकारों का क्या हो रहा है? शमन हो रहा है। मतलब शमन मतलब उनका विरेचन हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। ठीक है, और किसके लिए लेकर आए थे? प्लेटो ने क्या कहा था कि भैया काव्य से क्या हो रहा है? मनोविकार जो है वो उत्तेजित हो रहे हैं। मतलब मनोविकार और ज़्यादा प्रज्वलित हो रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं, मनोविकार और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उन्हीं के खंडन करने के लिए अरस्तु ने चिकित्सा शास्त्र से एक शब्द उठाया, विरेचन, उसको काव्य शास्त्र से जोड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, क्या होता है? काव्य के पढ़ने से हमारा क्या होता है? विरेचन हो जाता है मनोविकारों का। और उनके परवर्ती विद्वान आए, उन्होंने विरेचन के प्रकार बताए। 3 प्रकार के उन्होंने विरेचन बता दिए। आपके कलात्मक विरेचन बता दिए, उसके बाद आत्मा की शुद्धि वाले मनोविकार वाले बता दिए। ठीक है, ये आपके हो गए। ठीक है, फिर नगेंद्र भाई साहब आए, नगेंद्र भाई साहब ने बता दिए और उन्हीं से अपने ये वाले हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया आपका, ये हो गया। फिर आपके आएंगे अगले हैं वर्डवर्थ। ठीक है, वर्डवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत है। ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है और बड़ा सरल है। काव्य भाषा सिद्धांत में ये भाई साहब बोलते हैं कि जो प्राकृतिक जो है वो मतलब सामान्य जन की भाषा वाली बात करते हैं। ठीक है, विलियम वर्डवर्थ, इनका जन्म 1770 में, 1850 तक जीवित रहे। मूलतः कवि थे, उनमें सहज सुंदर बोध और अबाध भाव प्रमाणता थी। परिस्थितिवश उन्होंने काव्यलोचन के क्षेत्र में प्रवेश किया और 1790 फ्रांस, इटली और आल्प्स पर्वत की पैदल यात्रा की। आल्प्स की प्राकृतिक सुषमा उनके सौंदर्य भावना से प्रभावित हुई और फ्रांस की राजनीतिक परिणामों से उनकी आलोचना प्रभावित हुई। इससे ज़्यादा कोई अपने को मतलब नहीं रखना। 18वीं शताब्दी के अंत में कवियों की शैली और ऋण निर्योगी हुई। वर्डवर्थ ने परंपरागत भाषा शैली का पूर्ण रूप से विरोध किया। यद्यपि आधुनिक युग में T.S. एलियट और एजरा पाउंड ने बोलचाल की भाषा प्रयोग का समर्थन किया, परंतु वर्डवर्थ ने प्राकृतिक और स्वाभाविक भाषा शैली का समर्थन किया। मेन ये बात इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक और स्वाभाविक भाषा शैली का समर्थन किया। बहुसंवर्धन ने वर्डवर्थ ने काव्यगत व्यक्तियों, मानवीकरण और वक्रोक्ति तथा पौराणिक दंत कथाओं, भावाभास आदि को काव्य के लिए उपयुक्त नहीं माना। 18वीं शताब्दी में नव अभिजात्यवादी युग में भाषा के निम्न और उच्च 2 रूप प्रचलित थे। जीवन की भाषा को निम्न कहा जाता था, जो कृत्रिम बोझल और आडंबर उच्च भाषा थी। वर्डवर्थ ने उसका त्याग किया। स्वच्छंदतावादी कवि विलियम वर्थ ने काव्य की रचना संबंधी विचार रूप से लिरिकल बैलेट्स में प्राप्त होते हैं। बस इनकी रचना याद रखो, लिरिकल बैलेट्स जो है इनकी रचना है। ठीक है, में प्राप्त होते हैं। ये विचार नए और मौलिक है, जो पूर्ववर्ती विचारों से अलग है। काव्य भाषा के संबंध में इनकी सर्वमान्य मान्यता है कि वह ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा, जो मैंने आपको बता दी, दैनिक बोलचालों की भाषा होनी चाहिए, क्योंकि उसमें सरलता, सच्चाई और भावों के संप्रेषण की शक्ति होती है, जो कि कृत्रिम भाषा में नहीं मिलती है। काव्य भाषा के संबंध में वर्डवर्थ ने अनेक मान्यताएं दी है। काव्य में दैनिक व्यवहार की भाषा के प्रयोग पर वर्डवर्थ ने उसी कारण से बल दिया जिस कारण ग्रामीण जीवन को काव्य के विषय बनाने पर उनके पात्रों के जो स्रोत हैं वह उनकी भाषा का भी है। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई साहब, आप ग्रामीण काव्य को विषय बना रहे हैं, वहाँ पात्र भी उनके ही हैं, तो भाषा भी उनकी लो तो ज़्यादा फायदा रहेगा, समझ में भी अच्छे से आएगा और काम भी अच्छा करेगा। वर्डवर्थ का कहना है कि ग्रामीण प्रत्येक समय प्रकृति की सर्वोच्च वस्तुओं के संपर्क में रहते हैं, भाषा का उत्तमांश उनसे प्रसूत है। ठीक है, उनकी वाणी में जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, जो स्वाभाविकता है, वह कृत्रिम भाषा में संभव नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, जो ग्रामीण भाषा है उसका काव्य में प्रयोग करना चाहिए। उनके भाव सरल हैं, वैसे ही भाषा भी उनकी सरल है। वैसे और अभिव्यक्ति का समन्वय भी आवश्यक होता है, इसलिए क्या करो, ग्रामीण भाषा का प्रयोग करो, और वांछनीय भी यही है। अतः उनकी भाषा काव्य भाषा का आदर्श प्रस्तुत करती है। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि काव्य की जो भाषा है वो क्या होनी चाहिए, ग्रामीणों की भाषा ही काव्य की भाषा होनी चाहिए। ठीक है, काव्य की भाषा क्या होनी चाहिए, ग्रामीणों की भाषा ही काव्य की भाषा होनी चाहिए। ठीक है, कल्पना। फिर आता है अपना कौन,
कालरज। ठीक है, कालरज अगले आपके आते हैं, कालरज आते हैं। ठीक है, अगले आपके कौन आएंगे, कालरज आएंगे। ठीक है, कालरज का कल्पना और फैंटेसी। ठीक है, आपके अगले कौन आएंगे, कालरज। कालरज का क्या है, कल्पना या फैंटेसी। ठीक है, कालरज है, कालरज का आपका कल्पना और फैंटेसी। ठीक है, ये वर्ड वर्ष इतना ही है इनका इतना ही पूछा जाता है। कालरज का भाषा सिद्धांत है, तो भाषा सिद्धांत के बारे में क्या है, तो ग्रामीण भाषा है। ग्रामीणों की बोलचाल की जो भाषा है उन्होंने क्या दिया है, बोलचाल की भाषा बताई है, बोलचाल की भाषा। ठीक है, तो इनने क्या सिद्धांत दिया है, बोलचाल की भाषा का बोला है इन्होंने। ठीक है, बोलचाल की भाषा, ग्रामीण बोलचाल की भाषा का बोला है उन्होंने। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कालरज की। ठीक है, कालरज ने कल्पना और फैंटेसी। ठीक है, कालरज ने कल्पना को सौंदर्य विधायिनी तथा सृजनात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। उनके अनुसार कवि प्रतिभा का शरीर उत्तम बोध है, ऊहा फैंटेसी का उसका वातावरण है। मतलब जो मेन जो है ना प्रतिभा उसका उत्तम बोध है, और ऊहा मतलब फैंटेसी उसका वातावरण है। मेन जो है ना कल्पना को मानते हैं, मतलब कल्पना को ही मेन वो मानते हैं, उसका शोध गति उसका जीवन है और कल्पना उसकी आत्मा है। मतलब कल्पना जो है ना कवि की मेन आत्मा उसका वही है जो सर्वत्र और प्रत्येक में है, और उसको समन्वित कर उसे एक ललित और सुबोध परिपूर्ण रूप प्रदान करती है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कवि के लिए जो मानते हैं ना कल्पना। जैसे कल अपन पढ़ रहे थे ना, कल जब हम भारतीय काव्य शास्त्र जब हम पढ़ रहे थे, हमने कहा कि भाई काव्य का हेतु क्या है, तो हमने पढ़ा था ना प्रतिभा, है ना। हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा प्रतिभा है ना। वैसे ही कौन बोल रहा है, कालरज क्या बोल रहा है, कालरज बोल रहा है कल्पना, है ना। हमने पढ़ा ना काव्य का हेतु, तो हमने प्रतिभा देखा। तो ये कल्पना को बहुत इंपॉर्टेंट मान रहा है, इनका कल्पना बहुत जरूरी है। ठीक है, कालरज ने मौलिक काव्य प्रतिभा के विषय में निम्न पहचान दी। विषयानुरूप छंद रचना का माधुर्य कल्पना, विषय का चयन, विचार की गहराई और उसकी रचना। अब इतनी बात आप याद रखो, मैं आपसे हमेशा बोलते आता हूँ ना, ठीक है, क्लास में जो मैंने आपसे स्टार्ट क्लास शुरू होने से पहले भी बोली कि जो चीज़ महत्वपूर्ण है, मतलब आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा कालरज ने क्या बोला। मतलब कल्पना का जो सिद्धांत दिया है ना, जो कल्पना का सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है, तो कालरज का है सिद्धांत। ठीक है, कल्पना का सिद्धांत किसका है, कालरज का। ठीक है, किसका सिद्धांत है, कल्पना का, कालरज का। बात खत्म। ठीक है, पाश्चात्य चिंतन के क्षेत्र में कल्पना का वही स्थान जो भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा का, लो वही बात आ गई। ठीक है, प्रतिभा का। प्लेटो ने कल्पना के लिए फैंटेशिया शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, प्लेटो ने क्या किया, फैंटेशिया शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तथा एडिसन ने उसे मूर्ति विधान करने वाली शक्ति कहा है। कल्पना के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण विचार कालरज के ही है। कालरज की अवधारणा है कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर का निर्माण विभिन्न अंग मिलकर करते हैं, उसी प्रकार भाव, शब्द, अर्थ, बिंब, अलंकार, छंद आदि मिलकर काव्य की सृष्टि करते हैं। उनके सहभाव से ही काव्य निर्मित होता है, अलग अलग अंगों से नहीं। यह उनके विचार वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक एवं अभिव्यंजनावाद के जनक क्रोचे से मेल खाते हैं। ये छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं है। कालरज की कल्पना सिद्धांत के प्रमुख तत्व बिंदुओं से हम स्पष्ट कर सकते हैं। कालरज की मान्यता है कल्पना के द्वारा ही काव्य हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी और सजीव बनता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि जब तक कल्पना नहीं है तब तक कि काव्य ना तो हृदयग्राही हो सकता है और न मर्मस्पर्शी हो सकता है, न ही सजीव बन सकता है। मतलब अगर काव्य को सजीवता चाहिए, मर्मस्पर्शी चाहिए और हृदयग्राही चाहिए तो उसके लिए कल्पना बहुत आवश्यक है। ठीक है, कल्पना के बल पर कवि अपनी कविता में हृदय को स्पर्श करने वाली क्षमता पैदा कर देता है। ठीक है, कल्पनाशील हृदय और बुद्धि अंतर जगत और बहिर्जगत का समन्वय कर सकती है। ठीक है, कालरज ने कल्पना को सौंदर्य विधायिनी और सृजनात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, सौंदर्य विधायिनी और सृजनात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार किया। अब ये पॉइंट ना नेट वाले सबके सब पॉइंट याद रखना भाई साहब, नेट वालों को ये सारे पॉइंट एक बार पढ़ लेना, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, कालरज का कल्पना सिद्धांत दर्शन और तत्व चिंतन की आधारशिला पर प्रतिष्ठित है। ठीक है, कालरज के अनुसार कल्पना दिव्य प्रेरणा और ईश्वर सृजना की शक्ति की सहोदरा है। ठीक है, कालरज के मत से कल्पना के दो प्रकार है, आद्य कल्पना और गौण कल्पना। ठीक है, कालरज के मत से गौण कल्पना या विशिष्ट कल्पना के कलाकारों में पाई जाती है, सामान्य जनों में नहीं पाई जाती। कालरज के अनुसार कल्पना विभिन्न तत्वों का एकीकरण करने वाली मानसिक शक्ति है या विरोधों का सामंजस्य। ठीक है, कालरज कल्पना के काव्य का मूलाधार मानते हैं। ये सब छोड़ दो, ये पढ़ लेना एक बार आप। ठीक है,
फिर आते हैं एलियट, टीएस एलियट, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। ठीक है, अब एक देखो, व्यक्तिकता मतलब व्यक्ति और निर्वैयक्तिकता मतलब व्यक्ति नहीं है। ठीक है, एलियट जी का जन्म हुआ था 1888 में हुआ अमेरिका में। ठीक है, इन्होंने 1910 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से एमए, इन्होंने संस्कृत और पाली का अध्ययन भी किया भाई साहब ने। टीएस एलियट ने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया और रोमांटिक कवियों की व्यक्तिवादिता के विरोध में किया है। ठीक है, मतलब जो व्यक्तिवादिता होती है उसके विरोध में एलियट एजरा पाउंड के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। एजरा पाउंड के अनुसार कवि वैज्ञानिकों के समान ही निर्वैयक्तिक और वस्तुनिष्ठ होता है। कवि का कार्य आत्मनिरपेक्ष होता है, मतलब आत्मनिरपेक्ष होता है। एजरा के मत से प्रभावित होकर एलियट ने अनेकता में एकता बांधने के लिए परंपरा को आवश्यक माना, जो व्यक्तिकता का विरोधी है। ठीक है, मतलब अनेकता में एकता। ठीक है, ये निर्वैयक्तिक है, मतलब व्यक्तिवादी नहीं है, मतलब खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं, दूसरों के लिए। ठीक है, जो कि व्यक्तिकता का विरोधी है। वे साहित्य के जीवंत विकास के लिए परंपरा का योग स्वीकार करते हैं। ठीक है, जिसके कारण साहित्य में आत्मनिष्ठ तत्व नियंत्रित हो जाता है और वस्तुनिष्ठ प्रमुख हो जाता है। ठीक है, मतलब आत्मनिष्ठ क्या हो जाएगा, नियंत्रित, मतलब आत्मनिष्ठ मतलब खुद के बारे में वो नियंत्रित हो गया। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ क्या हो गया, प्रमुख हो गया है। एलियट ने निर्वैयक्तिकता का अर्थ बताया है कि कवि व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण करता है। जो खुद के भाव है उसको क्या कर दे रहा है, सामान्य कर दे रहा है ना। उनके अनुसार कवि क्या कर रहा है, अपनी तीव्र संवेदना और ग्रहण क्षमता से अन्य लोगों की अनुभूति को ग्रहण कर ले रहा है। क्या कर रहा है वो, अपनी जो संवेदना है ना, उससे क्या कर रहा है, दूसरे लोगों की अनुभूति को ग्रहण करता है। मेन तो यही चीज है ना भाई, कवि क्या कर रहा है, मतलब खुद की चीज को नहीं कर रहा है, दूसरे लोगों की अनुभूति को ग्रहण कर रहा है ना। परंतु वे ग्रहण अनुभूतियां उसकी निजी अनुभूतियां बन जा रही है। भाई अंतर तो यही है ना, कवि में और सामान्य लोग में फर्क क्या है कि भाई मतलब लिख क्यों दे रहा है वो। कवि क्या मतलब ऐसा तो होता नहीं है भाई आदमी ने, मतलब कवि ने सब कुछ अपने जीवन में जी लिया हो, या उसने जो कुछ लिखा वो सब उसके साथ घटित हुआ होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि उसने जो जिया है उसके साथ वो सब कुछ घटित हुआ होगा, मतलब सॉरी, उसने जो लिखा है उसके साथ वो सब कुछ घटित हुआ होगा। उसने जो मतलब जो भी लिखा, जो कविताएं लिखी है, जो उपन्यास लिखे, जो कहानी लिखी, वो सब के सब उसके साथ घटित हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है ना। पर क्या करता है वो भाई, उसने दूसरों की अनुभूतियों को ग्रहण कर लिया है। ठीक है, और वो उसकी अनुभूतियां जो है वो उसकी खुद की निजी अनुभूतियां बन गई है, उसकी खुद की। ठीक है, अब जब वह अपने स्वयुक्त तथा अथवा चिंतन द्वारा गए अनुभव को काव्य में व्यक्त करता है तो वह निजी अनुभव होते हुए भी सबके अनुभव बन जाते हैं। ठीक है, ये है मेन। ठीक है, कविता के घटक होते हुए तत्व, विचार, अनुभूति, अनुभव, बिंब आदि हैं। ये सभी व्यक्ति के निजी या व्यक्तिगत अनुभव होते हैं। ठीक है, कलाकार जब अपनी तीव्र संवेदना और ग्रहण शक्ति के माध्यम से अपने अनुभवों को काव्य में प्रकट करता है तो वे व्यक्तिगत होते हुए सबके लिए अर्थात सामान्य बन जाते हैं। कवि इनके भार से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात कवि की व्यक्तिकता से बहुत दूर तक चले जाते हैं या निर्व्यक्तिक हो जाते हैं। ठीक है, भाव ही नहीं, कविता के माध्यम से कवि अपनी व्यक्तिगत सीमाओं से मुक्त हो जाता है। उसका स्वर व्यक्ति का स्वर न रहकर सर्वजन का स्वर बन जाता है, और यही क्या है, निर्व्यक्तिकता है। ये क्या है, यही है आपका निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। अब इसमें अगर कॉन्सेप्चुअल कहीं से कुछ उठा के पूछे तो अब आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, एलियट का मानना है कि कला में, ठीक है ये काट दो भैया, मात्रा गलत लग गई, में अभिव्यक्त भाव निर्व्यक्तिक होते हैं। मतलब जो कला में जो भी भाव है जो अभिव्यक्त हुए हैं वो सब के सब निर्व्यक्तिक होते हैं, और कवि स्वयं को प्रकृति के प्रति समर्पित किए बिना निर्व्यक्तिक नहीं हो सकता। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो कला में जितने भी भाव अभिव्यक्त हुए हैं, मतलब कवि ने जो लिखा है, जो उसने कुछ कहा है, जो उसने व्यक्त किया है अपनी कला में, वो सब के सब निर्व्यक्तिक है ना। और ये कब तक संभव नहीं है, जब तक कि वो प्रकृति को अपने मतलब प्रकृति के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। ठीक है, कविता मनोभावों की स्वच्छंदता नहीं है बल्कि उससे पलायन है। ठीक है, मतलब अपनी कविता क्या है, मनोभावों की स्वच्छंदता नहीं है, उससे पलायन है। वे व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है,
अपितु व्यक्तित्व से पलायन है। मतलब व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। वो अपने व्यक्तित्व से क्या कर रहा है, पलायन कर दे रहा है। किंतु निश्चय ही जिनमें व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व और भाव है, वे ही ये जान पाते हैं उनमें मुक्ति की आकांक्षा का अर्थ क्या होता है। कवि की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं करता वरन वह विशिष्ट मात्र क्या है, विशिष्ट माध्यम मात्र। ठीक है, ये आपकी क्या है भैया, निर्व्यक्तता का सिद्धांत है। ठीक है, ये अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरे प्रकार की निर्व्यक्तता पूर्ण कवि की है जो अपने उत्कट और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से सामान्य सत्य को व्यक्त करने में समर्थ होता है। ठीक है, कैसे निर्व्यक्तता उस पूर्ण कवि की है जो अपने उत्कट और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से सामान्य सत्य को व्यक्त करने में समर्थ होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, एक बात और समझ लो। ठीक है, एक उन्होंने कहा कि मैं उस समय अपनी बात ठीक व्यक्त नहीं कर सकता था। बाद में निर्व्यक्तता के संबंध में कही है कि निर्व्यक्तता दो रूप में होती है। एक वह जो कुशल शिल्पी मात्र के लिए प्राकृतिक होती है, और दूसरी वह जो पूर्ण कलाकार के द्वारा अधिकाधिक उपलब्ध होती है ना। दूसरे प्रकार की निर्व्यक्तता उस पूर्ण कवि के द्वारा उत्कट होती है जो व्यक्ति के अनुभवों के माध्यम से क्या कर रहा है, सामान्य सत्य को प्रकट कर सकता है। ठीक है, एलियट ने कवि मन की तुलना प्लेटिनम के तार से की है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये इस उदाहरण से ना आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा और इससे आप कवि को भी समझ जाओगे। आपके मन में अगर कोई कवि के प्रति कोई डाउट होगा ना, ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत अच्छा उदाहरण है, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ये क्या कह रहे हैं कि कवि की तुलना प्लेटिनम के तार से की है। जैसे जैसे ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड प्लेटिनम के संपर्क में आकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, किंतु इस सल्फ्यूरिक एसिड में प्लेटिनम का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देता। प्लेटिनम का तार भी पूर्णतः प्रभावित रहता है। इसी तरह कवि के मन के संपर्क में अनेक प्रकार के संवेदन, अनुभूतियां और भाव आते हैं और नए नए रूप ग्रहण करते हैं, परंतु पूर्ण कवि का मन प्रभावित रहता है। वस्तुतः रचनाकार जितना पूर्ण और परिपक्व होता है उसमें भोक्ता और इष्टा व्यक्तित्व का उतना ही स्पष्ट होता है। मतलब उसका मन प्रभावित नहीं होता। जैसे प्लेटिनम का तार अब प्रभावित रहता है, वो कभी भी प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, जबकि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड जरूर बन जाता है इन दोनों से, पर वो प्लेटिनम का तार का कुछ नहीं होता। समझ गए, ये बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। ठीक है, इनका एक परंपरा की अवधारणा वाला सिद्धांत है। ठीक है, परंपरा की अवधारणा, इसके सिद्धांत देखो। परंपरा से लेकर का तात्पर्य क्या है, उन सभी स्वाभाविक कार्यों, रीति रिवाजों और तर्कों से है जो एक स्थान में रहने वाले समुदायों के व्यक्तियों के रक्त संबंधों में व्यक्त करते हैं। ठीक है, परंपरा तो हम भी समझते हैं भाई, परंपरा क्या होती है, जो एक स्थान में रहने वाले समुदायों के व्यक्तियों के रक्त संबंध को व्यक्त करते हैं। मतलब एक ही परंपरा जो है। एलियट परंपरा का महत्वपूर्ण तत्व इतिहास बोध को स्वीकार करते हैं। सिंपल सी बात है, जो इतिहास का बोध ज्ञान कराते हैं उनको परंपरा से उनका अभिप्राय ना तो अंधानुकरण से है और ना ही प्राचीन रूढ़ियों के मूक अनुमोदन से है। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, ना तो अंधानुकरण से, मतलब ना तो तुम अंधा अनुकरण करो कि तुम फालतू की चीज़ों को, फालतू को रूढ़ियों को तुम मान लो, और ना ही तुम उनका मूक अनुमोदन करो। ठीक है, ना चुपचाप अनुमोदन करो। वे परंपरा से प्राप्त ज्ञान अर्जन और उनके विकास के पक्षधर है। मतलब परंपरा ऐसी, उनसे तुम ज्ञान प्राप्त कर लो और उनका विकास करो, मतलब जो चीज़ें हैं उनका विकास भी करो। एलियट के अनुसार परंपरा प्राचीन काल के साहित्य धारणाओं का सम्यक बोध है, यही परंपरा का गत्यात्मक स्वरूप है। ठीक है, एलियट का मत है कि संस्कृति धर्म से भिन्न है। ठीक है, यद्यपि वे धर्म द्वारा नियंत्रित होती है। मतलब संस्कृति जो है वो धर्म से भिन्न है, पर वो धर्म के द्वारा नियंत्रित जरूर होती है। संस्कृति के निर्माण में कला और साहित्य का योग है। वे स्वीकार करते हैं तथा यह भी मानते हैं कि कला को सांस्कृतिक परंपरा का पूर्ण बोध होना चाहिए। ठीक है, एलियट का परंपरा सिद्धांत ना तो रूढ़ि पालन है और ना ही मौलिकता का विरोधी है। अब इन पॉइंटों को ना आपको रटना है, इनको समझने की आवश्यकता नहीं है, इन पॉइंटों को आपको रटना है। जैसे नेट वाले हैं, एपी वालों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, एपी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, पर नेट वालों को ये पॉइंट सीधे के सीधे रटने हैं भाई साहब, है ना, क्योंकि वो पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा सिद्धांत परंपरा के बारे में एलियट का नहीं है। ठीक है, तो ये सीधे के सीधे लाइन आपको पूछ लेगा वो। ठीक है, ये सीधी की सीधी लाइन आपसे पूछ लेगा, तो ये आपको रटी रटाई होनी चाहिए। ठीक है, ये रटा रटाई होना चाहिए। जैसे परंपरा का
सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमें यह ज्ञात होता है कि मौलिकता को लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, कवि और कलाकार को परंपरा की जानकारी होने पर अपने कृतित्व का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। मतलब कवि और कलाकारों को परंपरा की अगर जानकारी है तो वो अपने कृतित्व का, मतलब जो उसने कृति लिखी है उसका मूल्यांकन वो कर सकता है आसानी से। परंपरावादी होने का अर्थ है कला और साहित्य की पूर्ववर्ती धाराओं से अवगत होकर कला एवं साहित्य की रचना करना। मतलब हमें अगर उसकी जानकारी है, कला परंपरावादी अगर हमें, तो कला और साहित्य की पूर्ववर्ती धारा, मतलब जो हमें पहले, हमसे पहले जो पूर्ववर्ती धारा चली आ रही है कला की, हमारे साहित्य की, उससे हम अवगत हो सकते हैं और नए साहित्य की रचना कर सकते हैं। ठीक है, परंपरा अतीत को वर्तमान से जोड़कर ज्ञान का विस्तार करती है। अगर परंपरा है तो वो हमारे अतीत को, मतलब हमारा जो निकल चुका है उसको हमारे वर्तमान से जोड़कर हमारे ज्ञान में विस्तार करेगी। ठीक है, ये है उनका परम सिद्धांत। ठीक है, फिर आई ए रिचर्ड्स। ठीक है, आई ए रिचर्ड्स जो है उनका मूल सिद्धांत है। ठीक है, आधुनिक युग के पाश्चात्य समीक्षकों में रिचर्ड भाई साहब हैं, बड़े महत्वपूर्ण आदमी हैं। ठीक है, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ 1893 में। वे अर्थशास्त्र में मनोविज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने डी.लिट की उपाधि प्राप्त की है। लगभग 1 दर्जन ग्रंथ लिखे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बड़ा इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। ठीक है, अर्थात साहित्य समीक्षा के सिद्धांत, हिंदी में नाम है, इंग्लिश में ये अधिकतर पूछा जाता है इनका नाम, और कई बार पूछा गया है। आधुनिक पाश्चात्य आलोचना के सिद्धांत आलोचना में आई रिचर्ड का महत्वपूर्ण स्थान में मूलतः मनोवैज्ञानिक और मूल्यवादी समीक्षक हैं। उनका साहित्यिक योगदान मनोविज्ञान के धरातल पर है। उन्होंने बेडले की कला के सिद्धांत का खंडन करते हुए मूल सिद्धांत की स्थापना की है। ठीक है, मूल सिद्धांत की स्थापना की है। रिचर्ड का मत है कि आज जब प्राचीन परंपराएं टूट रही हैं और मूल विघटित हो रहे हैं तथा सभ्य समाज और कला कविता के सहारे ही अपने मानसिक व्यवस्था और संतुलन बनाए रख सकता है। रिचर्ड के विचार साहित्य का सिद्धांत 2 स्तंभ पर होना चाहिए, एक मूल और दूसरा संप्रेषण। मतलब इनका एक मूल सिद्धांत और दूसरा इनका संप्रेषण का सिद्धांत है। रिचर्ड के प्रमुख ग्रंथ देखो, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक। ठीक है, दूसरा द मीनिंग ऑफ मीनिंग। ठीक है, तीसरा द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्रीज। ठीक है, मूल सिद्धांत की इनकी मान्यता देखो। रिचर्ड्स का मत है कि समाज में मूल्यों की स्थापना अधिकांश व्यक्तियों को बिना किसी पारस्परिक विरोध के उनकी प्रमुख मान्यताओं को संतुष्ट करने के लिए होती है। इसके लिए जो नियम बनते हैं उन्हें नैतिक नियम कहते हैं। वस्तुतः नैतिक या अच्छा या मूल्य का अर्थ जो सर्वाधिक प्रेरणादायक होते हैं उनको अच्छा मतलब कहते हैं। इस संबंध में रिचर्ड कहते हैं कोई भी वस्तु जो किसी एक इच्छा को इस प्रकार शांत करती है कि उससे उसके समान या अधिक महत्वपूर्ण इच्छा का अवरोध नहीं होता है, वो मूल्यवान है। ठीक है, यहाँ से अपन सीधी सीधी बात करते हैं। रिचर्ड्स के मतानुसार कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी महत्वपूर्ण इच्छा को बिना कुंठित किए किसी इच्छा की पूर्ति करती है वह मूल्यवान है। ये कह रहे भैया कोई ऐसी वस्तु जो किसी महत्वपूर्ण इच्छा को बिना कुंठित किए किसी इच्छा की पूर्ति कर दे वो मूल्यवान है। काम की बात बता रहे हैं कि भाई कोई ऐसी इच्छा जो किसी इच्छा को बिना कुंठित किए इच्छा की पूर्ति कर दे तो वो मूल्यवान है। ठीक है, वास्तविक मूल्य और मूल्य की अनुभूति पर्याय है। काव्य कला को सर्वोच्चम रूप प्रदान करने के लिए कवि को मनोवैज्ञानिक अनुभूति के मूल्य की स्थापना सामाजिक दृष्टि से हितकारी होनी चाहिए। ठीक है, इनका इतना ही इम्पोर्टेंट। इनकी पुस्तक के नाम याद रखो बस, आप इनकी पुस्तक से क्वेश्चन पूछेंगे बस, ज़्यादा अंदर नहीं जाना अपने को। ठीक है, संप्रेषण सिद्धांत देखो इनका। प्रेषणीयता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्रेषणीयता में जो कुछ होता है वह यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में विभिन्न मस्तिष्क प्राय एक जैसी अनुभूति प्राप्त करते हैं। ये याद कर लो इनका। ठीक है, प्रेषणीयता में कुछ ऐसा होता है कि वह यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में विभिन्न मस्तिष्क प्राय एक जैसी अनुभूति प्राप्त करते हैं। ठीक है, किसने कहा है तो ये याद रखो आप, रिचर्ड्स ने। ठीक है, अन्य शब्दों में कवि कलाकार या सर्जक की अनुभूतियों का पाठक द्वारा अनुभव किया जाना हो संप्रेषण है, या किसी अन्य अनुभूति को अनुभव करना ही संप्रेषणीयता है। ठीक है,
काव्य भाषा सिद्धांत रिचर्ड्स का। ठीक है, अगला सिद्धांत है, रिचर्ड्स ने अर्थ और भाव के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए 3 रूप बताए हैं। ठीक है, जहाँ अर्थ भाव का बोधक हो, जहाँ अर्थ भाव की अनुभूति का सूचक हो, जहाँ प्रसंग विशेष के कारण अर्थ विभिन्न भावों का सूचक हो। ठीक है, काव्य आस्वादन की प्रक्रिया द्वारा काव्य प्रेषण की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए रिचर्ड्स ने उसे 6 भागों में विभक्त कर दिया है। नेत्रों द्वारा मुद्रित शब्दों की स्पष्टता व शुद्धता का बोध, नेत्रों से प्राप्त संवेदनाओं के द्वारा बिंबों का बनना, मतलब नेत्रों के द्वारा मुद्रित शब्दों की स्पष्टता का बोध। जब नेत्र द्वारा मुद्रित मतलब बनाना, शब्दों की स्पष्टता का बोध होता हो। नेत्रों से प्राप्त संवेदनाओं के द्वारा, जब नेत्र किसी संवेदनाओं को द्वारा जब बिंब बनाएंगे, तब स्वतंत्र रूप से बिंबों को ग्रहण करना। जब स्वतंत्र रूप से बिंब को ग्रहण करेंगे, विभिन्न वस्तुओं का बोध जब हम प्राप्त करेंगे, दृष्टिकोणों का प्रयोग करेंगे और भाषा की अनुभूति जब करेंगे, तब सर्वप्रथम काव्य के द्वारा अक्षरों, उनकी स्पष्टता, शुद्धता आदि का बोध होता है। फिर उन अक्षरों से पाठक के मन में बिंब बनते हैं। ठीक है, रिचर्ड्स का कहना है किसी कविता को पढ़कर अलग अलग पाठक के मन में एक जैसे बिंब उत्पन्न नहीं होंगे। ठीक है, भाषा में उसी की व्याख्या कर रहे हैं यार, इसमें ज़्यादा बच्चों जैसा काम है। ठीक है, अलग अलग बिंब बनेंगे, संभवतः सभी पाठकों के मन में अलग अलग बिंब बनेंगे। अतः काव्य में मूर्त विधान बहुत महत्व नहीं है। रिचर्ड कह रहे हैं कि मूर्त विधान जन्य अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण भाव तत्व है, जिसके कारण पाठक के अनुभव समानता आती है। ठीक है, ये सब वही होंगे, इससे ज़्यादा अपने को मतलब नहीं रखना। ठीक है, क्लियर है। ये हो गए आपके जितने भी आपके राइटर हैं। ठीक है, जितने भी आपके राइटर हैं उन सबके आपके क्लियर हैं। ठीक है, मतलब जो भी आपके सिलेबस में, मतलब आपके जो पाठ्यक्रम में काव्य शास्त्र वाले जो दिए हैं उनके हो गए हैं। ठीक है, अब आपके लॉन्जाइनस और एक आध और बचे होंगे बस, है ना, उदात्त वाले लॉन्जाइनस और एक आध कोई बचा है बस। ठीक है, इसमें रूसी रूपवाद है। ठीक है, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको एक बार देख लेना। ठीक है, रूसी रूपवाद जो है उसका उद्भव रसिया में हुआ है, इसे रूसी रूपवाद कहा जाता है। रूस में रूसी रूपवाद की जो सूत्रपात हुआ 19वीं सदी के अंतिम चरण में हुआ है। 20वीं सदी के अंतिम वर्षों तक साहित्य समीक्षा में आंदोलित हुआ है। रूपवाद की प्रमुख मान्यताओं के निम्न बिंदु है, अपन एक बार देख ले रहे हैं। रूपवाद एक प्रकार की कलावादी आंदोलन है, किंतु इसके पीछे विज्ञान और तकनीक का प्रयोग भी देखने को मिला है। साहित्य अध्ययन जब समाज में निरपेक्ष दृष्टि से किया जाने लगा, तब साहित्य के अध्ययन की प्रत्ययवादी अवधारणा समाप्त हो गई और समीक्षा पूर्णतः भाषागत हो गई। संरचना, उत्तर संरचना, विरूपीकरण, अनुपस्थिति तलाश और नई समीक्षा आदि पद्धतियां रूपवादी ही है। रूपवाद में भाषा पर सर्वाधिक बल दिया जाता है, मतलब रूपवाद में सबसे ज़्यादा बल किस पे दे रहे हैं, भाषा पे दे रहे हैं। साहित्य में प्रयुक्त भाषा विशिष्ट होती है, वस्तुतः भाषा का चयनित और उदात्त रूप होता है। कृति की भाषा का विश्लेषण, विवेचन, रचना को नए ढंग से परखने का प्रयास करते हैं। भाषा का संरचनात्मक तत्व रूपवाद की समीक्षा का प्रमुख घटक है। मतलब भाषा पर अपन बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, भाषा की संरचना कैसी है, ठीक है, उसकी समीक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर देना है। पिछली शती में रूसी रूपवाद समीक्षा सिद्धांत का अनुवाद फ्रांसीसी भाषा में तोदोरोव ने प्रस्तुत किया। परिणामतः पश्चिमी रूपवाद समीक्षा प्रणाली शैलीगत विज्ञान संरचनावाद में प्रणीत हुई है। रूसी रूपवाद के प्रवर्तकों और उन्नायकों में बोरिस एकेनबार्ग, विक्टर, इनके नाम छोड़ दो। रूपवाद समीक्षा के 2 केंद्र हैं, मॉस्को और पेट्रोग्राड। मॉस्को में भाषिकी केंद्र की स्थापना 1915 में हुई है, जिससे जुड़े अधिकांश भाषाविद थे जो पेट्रोग्राड से जुड़े केंद्र में आ गए। इनसे ज़्यादा कोई ये छोड़ दो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपना एक बार रीड कर लेना, ज़्यादा आवश्यक नहीं है। नई समीक्षा है, ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेना है, यहाँ से अपना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनमें अपना ज़्यादा समय गंवाने की कोई दिक्कत नहीं है। मिथक, ठीक है, इसको एक बार देख ले रहे हैं अपन, ज़्यादा कोई मिथक मतलब जो अपन चलता है, मतलब दंत कथा जो अपन बोलते हैं ना, दंत कथा जिसका मतलब होता है सुना है कहीं लिखा नहीं है, सुनते आ रहे हैं अपन, वो वाला है ये मिथक। ठीक है, किसी ने सुना है लिखा कहीं नहीं है, मिथक। ठीक है, जिसको मिथ भी बोलते हैं, माइथ बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के मिथ शब्द से लिए गए, उसका हिंदी प्रतिरूप बन गया है। मिथ शब्द जो है वो यूनानी के मिथास शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुंह से निकला हुआ। उसका संबंध मौखिक कथा से है,
क्योंकि कथा भी सुनी सुनाई होती है। हिंदी में मिथक के लिए पुराव्रत, पुरा कथा, कल्प कथा, देव कथा, धर्म कथा, पुराण कथा, पुराख्यान आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। स्पष्ट है कि इनसे मिथ के पूरे अर्थ का संप्रेषण नहीं हो पाता है। इन प्रतिशब्दों में या तो अव्याप्ति दोष है या अतिव्याप्ति, इसलिए हिंदी में मिथक शब्द का प्रयोग ही समाचीन है। वस्तुतः मिथक का संबंध आदिम लोकमानस से है। सरल परिभाषा में मिथक एक ऐसी कथा है जिसमें सृष्टि और उसके उपकरणों से उद्भव, उसकी गतिक्रिया और उस पर नियंत्रण, उसकी अबूझ व्यापार, मूलभूत मानवीय क्रियाओं और समस्याओं, प्रतिरूपों और तत्वों, जीवन मरण आदि विहंगम विषयों को लेकर आरंभिक काल धारणाएं, चिंताएं, विश्वास संबंधी कर्मकांडों की अभिव्यक्ति मिली है। डॉक्टर नगेंद्र मिथक को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि सामान्य रूप से मिथक करते हैं ऐसी परंपरागत कथा जिसका संबंध अति प्राकृत घटनाओं और भावों से होता है। मिथक मूलतः आदिम मानव के समष्ट मन की सृष्टि है जिसमें चेतन की अपेक्षा अपचेतन का प्राधान्य होता है। ठीक है, मतलब वही मैंने आपको बताया कि चला आ रहा है, कोई उसका कोई पता नहीं है कहाँ है। ठीक है, फिर आता है फैंटेसी। ठीक है, फैंटेसी या फंटासी, इसका जो है वो ग्रीक शब्द से बना हुआ है, फैंटेसिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अवास्तव या अमूर्त। ठीक है, अमूर्त या दृश्य बनाना। विश्व साहित्य कोश में फैंटेसी को परिभाषित किया गया है। क्या किया है कि फैंटेसी की क्रियाशीलता में ऐसे वातावरण या चरित्र उपस्थित होते हैं जो मनुष्य जीवन की सामान्य परिस्थितियों में असंभव माने जाते हैं। ठीक है, फैंटेसी में भौतिक शास्त्र के नियमों की सीमा टूट जाती है, पशु या मानव जीवन का अंतर मिट जाता है, मनुष्य स्वभाव की आधारशिला डगमगा जाती है, काल्पनिक जीवन समस्त काल्पनिक मूल्यों की अवस्थिति कर देते हैं, विचित्र मानवीय तत्वों से युक्त प्रत्येक कार्य फैंटेसी की सीमा में आ जाता है। मतलब फैंटेसी ऐसा है कि इतनी ज़्यादा कल्पना है कि जो मतलब हमारे नियम हैं, है ना, जो विज्ञान के नियम हैं, ठीक है, जो भौतिकी के नियम है, वो सब नियम टूट जाते हैं। इतनी ज़्यादा कल्पना है कि जो मानव जीवन के जो अंतर है ना, वो सब के सब मिट जाएंगे। इतनी ज़्यादा चीज़ें काल्पनिकता है कि वो सब के सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा काल्पनिकता है, वो है आपकी फैंटेसी। ठीक है, ये शब्द बना कहाँ से है? ये ग्रीक शब्द की फैंटेसिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, विश्व साहित्य को उसके फैंटेसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, फैंटेसी से इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, फैंटेसी। ठीक है, ये हो गई फंतासी, ये आपका है क्या? फैंटेसी। ठीक है, मनोविज्ञान में आप देखोगे तो मनोविज्ञान में इसका संबंध अपचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं, ठीक है, विघटित होने वाली बेतरतीब बिंबावलिया से लिया गया है। ठीक है, साहित्य में भी इसमें लंबी कविताओं में व्यापक उसमें इसका शब्दों का प्रयोग किया गया है। हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जो है इसमें आपको मिलेंगे इसमें देखने को। ठीक है, फैंटेसी में आपको मिलेंगे। ठीक है, मनोविज्ञान में फैंटेसी का सामान्य अध्ययन सिगमंड फ्राइड मिलेंगे आपको, अल्फ्रेड एडलर मिलेंगे आपको, कार्ल जुंग मिलेंगे आपको। ठीक है, इनने किया है। सिगमंड फ्राइड ने स्वप्नों के गंभीर अध्ययन द्वारा सबसे पहले इस विषय पर प्रकाश डाला है। ठीक है, ये देखो कवि और दिवा स्वप्न फ्राइड ने आपको फैंटेसी बताई है। ठीक है, जुंग ये सब मिल गए हैं आपको, ये देखो। ठीक है, तो ये सारे आप एक बार पढ़ लेना। हिंदी में आपको देखो, ये देखो मुक्तिबोध आ गए, हिंदी में आपको मुक्तिबोध मिल जाएंगे आपको, है ना। तो ये फैंटेसी है आपका। कल्पना है इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिनेशन है, इंग्लिश का ही इमेजिनेशन है। ठीक है, इमेजिनेशन तो आप समझते ही हो, कालरज की पढ़ के आई है अपन। ठीक है, कालरज ने इसका मेन कालरज ही थे। प्रतीक, ठीक है, प्रतीक अपन बहुत दिन से पढ़ रहे हैं ना, मैंने आपको बीच में पढ़ा ही दिया था, प्रतीक और बिंब दोनों। ठीक है, प्रतीक और बिंब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रतीक और बिंब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रतीक और बिंब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इनको हम आज पढ़ेंगे नहीं। प्रतीक और बिंब मैं आपको पहले ही पढ़ चुका हूँ। ये आ गए बिंब आपका, इमेज से अभिप्राय ऐसे सचेत स्मृति जो मूल उद्दीपन की अनुपस्थिति में किसी अतीत अनुभव का समग्र अथवा अंश रूप में पुनरुत्पादन करती है, ये आपका क्या है? बिंब है। बिंब एक प्रकार का चित्र जो किसी पदार्थ के साथ विभिन्न इंद्रियों के सन्निकर्ष से प्रमाता के चित्र में उद्बोधन करता है। ठीक है, यह आपका बिंब है। इंद्रिय बिंब, मनोवैज्ञानिक बिंब, केंद्रीय सहकारी बिंब, प्रकृति बिंब, जीवन बिंब,
ठीक है। दृश्य है, स्पर्श है, घ्रातव्य है, आस्वाद, बिंब है। ठीक है, ये बिंब और प्रतीक में आपको 2-3 बार आपको पढ़ा चुका हूँ। ये है भाई साहब अब आपकी रचनाएं। ठीक है, पाश्चात्य विचारक कालक्रमानुसार मैंने दिए हुए हैं ये रचनाएं। अब आप देख लो। सबसे पहले प्लेटो 428, सिंपोजियम, मेमो और रिपब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं अरस्तु 384, पेरिपोइथिकेस, देखने हृतिकेस। ठीक है, फिर आते हैं लॉन्जाइनस। ठीक है, लॉन्जाइनस आए आपके प्रथम द्वितीय शताब्दी। पेरिप्सिस, विलियम बर्डवर्स आए, लिरिकल बैलेट्स, सेमुलर कालरेज आए, बायोग्राफी लिटरेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। क्रोचे आए। ठीक है, क्रोचे आए, क्रोचे के एस्थेटिक आए। फिर आए टॉमस एलियट्स। ठीक है, द सेक्रेड वुड, सेलेक्ट्स एसेस, द यूज। फिर रिचर्ड्स भाई साहब आए, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, द मीनिंग ऑफ मीनिंग। ठीक है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई आपकी आज की क्लास कंप्लीट। ये हो गया आपका पाश्चात्य काव्यशास्त्र। ठीक है, अब ये बुक जो है इनके पूरे नाम आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, इस क्लास को एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी है डाउट वो आप एक बार अगर हो तो आप डाउट अगर आप लगे तो एक बार मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। टेलीग्राम चैनल आप एक जाकर अमोघ एजुकेशन ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको ये PDF मिल जाएगी, अमोघ एजुकेशन। ठीक है, अमोघ एजुकेशन आप एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, PDF मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बढ़िया से तैयारी करें, शांत चित्त से पढ़ाई करें। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।